हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फ्रिक्शन का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। फ्रिक्शन का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है और ये यूं ही नहीं लग जाता, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये लगता है। तो फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करें तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when a body tends to move or move relative to other body in contact with it, pressing one another। मतलब नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए इनके बीच में। नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा है कि किसी ब्लॉक को, एक ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको ग्राउंड पर हमें स्लाइड करना है और हमने इस पर एक फोर्स लगाया और ये स्लाइड नहीं हुआ। तो अगर आप इसका एबीडी बनाओगे तो इसमें अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, वेट mg, मान लो इसका मास m है। ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जो इसको नीचे नहीं जाने दे रही, पर इसको राइटवर्ड भी तो मूव नहीं होने दे रही। कोई ऐसी एक फोर्स और है जो ग्राउंड लगा रही है इसके ऊपर, और तो कोई एजेंसी है नहीं। तो एक ऐसा फोर्स पीछे की तरफ भी है, इसको हमने फ्रिक्शन फोर्स कहा। और इस वक्त ये फ्रिक्शन फोर्स अगर ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल F अप्लाइड एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होना चाहिए। इसलिए ये बॉडी आपको रेस्ट में दिख रही है। फिर हम क्या करते हैं, इस कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को और बढ़ाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, और उसके बाद हमने फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये स्मॉल f बढ़ना बंद हो जाता है। तब तक तो बढ़ रहा है जब तक कि वो बॉडी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि कैपिटल F के बराबर स्मॉल f है। ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है तो ये भी 12 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है तो ये भी 15 न्यूटन है। बॉडी रेस्ट में है। पर मान लो ये 15 न्यूटन के बाद बढ़ना बंद हो गया, तो जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को 15 न्यूटन से ज़्यादा करेंगे, 15.1 न्यूटन, ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। तो जब ये रेस्ट में है तब स्टैटिक कंडीशन है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और S अपन ने यहाँ लगा दिया, S फॉर स्टैटिक। जब ये बॉडी चलने लगी, स्लाइड करने लगी, मोशन होने लगा, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तब भी लगेगा। स्मूथ थोड़ी है सरफेस की, बड़े आराम से आप सरका के ले जाओ। मान लो कि एक कोई भारी सा बॉक्स है या गैस का सिलेंडर है, उसको आप ऐसे फोर्स लगाकर स्लाइड कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स ग्राउंड से हमें मिलता है। और चूंकि ये मूव कर रही है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो इस कंडीशन में ये फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है जो स्लाइड करना चाहता है। और ये बदलता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है। जैसे जैसे कैपिटल F बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और इसकी जो लिमिटिंग स्टैटिक वैल्यू होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता है, तो इस फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम क्या कह देते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी जनरेटेड, या लिमिटिंग वैल्यू या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी जनरेटेड। तो वो है पूरा स्टैटिक का ही केस। तो दो ही केस होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक यानी काइनेटिक। मतलब
ये चलने लगा। तो अब इनकी वैल्यूज़ कैसी होती हैं, डायरेक्शन कैसी होती है, इस पर विचार करते हैं। तो पहले बात करें हम कि किस प्रकार ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के साथ रिलेशन रखता है। एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स अगर जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। मतलब अभी ये कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट नहीं होगा और इस पर नेट फोर्स जीरो है। ये बॉडी रेस्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रही है, बात ख़त्म, नो फ्रिक्शन। कैपिटल एफ जीरो है तो स्मॉल एफ भी जीरो है। तो एक पॉइंट तो ग्राफ पर अपने को ये मिलेगा जीरो वाला। फिर व्हेन ए बॉडी टेंड्स टू मूव, क्या बोला था, टेंड्स टू मूव। टेंड्स टू मूव मतलब मूव नहीं कर रही पर टेंडेंसी तो है मूव करने की, और इसको रोका हुआ है कौन, फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका एफ बी डी बनाएंगे तो अभी ये रेस्ट में है, एट रेस्ट है ये। और इस कंडीशन में स्मॉल एफ यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कैपिटल एफ के बराबर होता है, इसीलिए तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो वाई एक्सिस पर अपने लिया फ्रिक्शन, एक्स एक्सिस पर लिया कैपिटल एफ, तो हमें y इक्वल टू एक्स लाइन मिल रही है। मतलब ये ग्राफ 45 डिग्री के एंगल पर इस तरीके का दिखेगा। जैसे जैसे कैपिटल एफ बढ़ रहा है वैसे वैसे स्मॉल एफ बढ़ रहा है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है, इसको अपन कहेंगे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन FLS। इसके बाद आपने फोर्स को और बढ़ाया और मोशन शुरू हो गया, तो उस वक्त जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग स्टैटिक से थोड़ा कम होता है और फिर कांस्टेंट उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। मतलब कैपिटल एफ बढ़ रहा है पर स्मॉल एफ कांस्टेंट है। फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एट वेरी लार्ज वेलोसिटीज़ इट स्लाइटली डिक्रीजेस। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हम यहीं तक बात मान के चलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब आपने इस F को और बढ़ा दिया, ये लार्ज एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो यहाँ पर ये मोशन शुरू हो गया और अब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। और इसका एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए तो नेट फोर्स माइनस डिवाइडेड बाय मास, ऐसा कर लेंगे। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्सटर्नल माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इससे अपने को इसका एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये कंडीशन क्या है, जिसमें वेलोसिटी है तो काइनेटिक कंडीशन है, तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। यहाँ पर एक किंक आता है, किंक, ठीक है ना। ये बात आप नोट कर लो कि ग्राफ के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात शुरू करते हैं। तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन में पहले एक एग्जांपल इमेजिन कर रहा हूँ कि एक बुक है जो कि दूसरी बुक के ऊपर रखी है और मुझे उस बुक को ऐसे स्लाइड करना है। तो कुछ फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, फिर और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो स्लाइड हो जाएगी। हल्के फुल्के फोर्स से तो नहीं होगी, तब तक तो वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। लार्ज फोर्स लगेगा तब वो मूव कर जाएगी। तो मैं स्टैटिक की बात ही सोचूं कि मैंने फोर्स लगाया और वो स्लाइड नहीं हो रही, मतलब कोई अपोजिंग फोर्स जनरेट हो गया, फ्रिक्शन जनरेट हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो गया। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स टू अराइज। तो मैं कॉजेज की बात करूं, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके दो कॉज बताए गए। पहला तो इंटरलॉकिंग
ऑफ प्रोजेक्टेड सरफेस एलिमेंट्स, मतलब दैट इज रफनेस ऑफ सरफेस। कोई भी सरफेस जो है एकदम स्मूथ नहीं होती, उसको माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ रफनेस है। जैसे कि ये वुड का ब्लॉक है और ये दूसरा वुड का टेबल है, अब इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये जो टीथ दिख रहे हैं आपको, टीथ, ये इंटरलॉक्ड है। अब आप इसको टेंजेंशियली फोर्स लगाकर और इसको रोक दिया आपने, ये मूव नहीं करेगा, इसको स्लाइड करना चाहते हैं, तो ये जब तक टीथ टूटेंगे नहीं, जब तक ये प्रोजेक्टेड पार्ट्स टूटेंगे नहीं, तब तक ये स्लाइड होगा नहीं। उठा के चलाना मना है। तो ये एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन ही तो है। जैसे कि एक टीथ नीचे वाला ये है और ऊपर वाला टीथ ऐसा है। अभी इधर अपन इसको स्लाइड करना चाहते हैं, तो ये जो टीथ है इस टीथ के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको तो अपन ने रोक के रखा हुआ है, फोर्स लगाएगा तो ये जो है एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा यहाँ पर, जिसका कि कंपोनेंट एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का ही पार्ट ना। अब जब तक ये टूट नहीं जाता या ये नहीं टूट जाता तब तक ये आगे चल नहीं सकता। तो एक तो होगा इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोजेक्टेड सरफेस एलिमेंट्स, प्रोजेक्टेड सरफेस पार्ट्स, ठीक है ना, तो ये रफनेस हुआ। और दूसरा इसका कॉज होता है फोर्स ऑफ एडेजन, फोर्स ऑफ एडेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन कॉन्टैक्ट। इसको लोकल वेल्डिंग भी कहते हैं या कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो कि सरफेस में रफनेस कम है, अपन ने इसको खूब चिकना बनाते जा रहे हैं, तो भी कुछ मॉलिक्यूल इस बॉडी के मॉलिक्यूल के साथ टच में है, कांटेक्ट में है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अडेजन लगता है, मतलब ऐसा अट्रैक्शनल पुल। तो जब आप इसको इधर ले जाना चाहते हो, रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहते हो, तो ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं ना, ये जब तक हाथ छूटेगा नहीं तब तक ये आगे एक दूसरे से दूर जाएंगे नहीं। तो ये जो एडेसिव बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक करने के लिए भी अपने को एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये एडेसिव बॉन्ड्स टूटेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स को देखिए। इस बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए वुड के टेबल पर वुड के ब्लॉक को बहुत देर तक रगड़ें, तो वो दोनों ही, टेबल भी और वो जो ब्लॉक का सरफेस है, दोनों ही चिकने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं चिकने? क्योंकि ये जो इनके प्रोजेक्टेड टीथ हैं ये टूट जाते हैं और कुछ सॉ डस्ट हमको टेबल पर पड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम सरफेसेस को चिकना बनाते जाएं, मतलब रफनेस को कम करते जाएं, प्रोजेक्टेड टीथ को कम करते चले जाएं, बहुत चिकनी अगर सरफेस हो जाएंगी ना, तो भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नाउ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड लार्ज नंबर ऑफ एडेसिव बॉन्ड्स विल बी देयर। To break them, you will require larger force. Therefore, this opposition to slide a block over other block is increased. That is, friction force is increased. तो अगर बहुत ज़्यादा रफनेस होगी तो भी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस होगी तो भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि साहब आपने जो ग्राफ बताया था एफ एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स जो है, इसके साथ आपने फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बताया था 45 डिग्री होता है, ये सब बात तो हमको समझ में आ गई। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये अप्लाइड फोर्स F के बराबर होता है, ठीक है ना।
टेंजेंशियल। अब यहाँ पर ये किंक क्यों आता है, मतलब क्या, मतलब कि जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात चलती है तो हम बोलते हैं कांस्टेंट रहता है और इसकी वैल्यू लिमिटिंग स्टैटिक से थोड़ी कम होती है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है? स्टैटिक मैक्सिमम, देखो अपन ने धक्का लगाना शुरू किया, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, अभी मूव नहीं हो रहा, स्टैटिक कंडीशन है, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, मैक्सिमम जितना फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है स्टैटिक वो जनरेट हो चुका है, लिमिटिंग स्टैटिक वैल्यू आ चुकी है। अब जैसे ये मूव करना शुरू करता है तो हमें थोड़ा ईजी लगता है कि चलो भाई अभी स्लाइड हो रहा है। तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से अचानक कम क्यों हो गई? उतनी रहना चाहिए ना। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि वो जो दो कॉजेज़ हैं फ्रिक्शन के, इंटरलॉकिंग तो अभी भी वैसी ही है, टीथ अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन जो एडहेसिव बॉन्ड्स बन रहे थे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट, वो एडहेसिव बॉन्ड्स उतने स्ट्रांग नहीं बन पाते क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। मोशन में है ब्लॉक्स, तो वो मॉलिक्यूल्स जस्ट कांटेक्ट में आए और फिर चलते बने, तो वो इतनी ज़्यादा एडहेसिव बॉन्डिंग उनके बीच में नहीं हो पाई। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, मतलब 15 साल से अगर वो मेरे साथ दोस्ती रखा हुआ है तो हमारी दोस्ती ज़्यादा मजबूत है, और अभी 15 दिन से तुम्हारे से दोस्ती हुई है तो तुम्हारी दोस्ती थोड़ी कमज़ोर है, वो मेरी पुरानी दोस्ती वाली बात है। तो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा इनको इंटरेक्ट करने के लिए कांटेक्ट में रहकर, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव बॉन्डिंग उनके बीच में बनेगी। ये एक इसका रीज़न है कि क्यों ये काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये किसके कारण है? इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, adhesive bonds are not so strong, therefore kinetic friction is little less than limiting static friction। ठीक बात। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, इस बात को आप समझ लो। अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा बॉडीज़ के बीच में, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट टू दैट। मतलब ये कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन है, जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, ये मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन है, ये मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप फोर्स लगाएंगे इस पर ईस्टवर्ड तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा वेस्टवर्ड। और कैसा होगा? स्टैटिक की बात कर रहे हैं अभी, बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। अच्छा, मान लो कि अगर आप इस ब्लॉक पर नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, तो फ्रिक्शन किधर जनरेट होगा? साउथ डायरेक्शन में, अपोजिटली। तो इसका मैग्नीट्यूड नेट एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, वेरिएबल है। डायरेक्शन भी इसकी वेरिएबल है, डिपेंड करता है नेट एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो हम कहेंगे कि इट्स मैग्नीट्यूड as well as direction are variable depending on magnitude and direction of net external tangential force।
ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, एट रेस्ट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स F के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो चुका है। सारे फोर्सेस x एक्सिस के अलॉन्ग एंड y एक्सिस के अलॉन्ग बैलेंस्ड हैं। नेट फोर्स अलॉन्ग एनी डायरेक्शन 0 है, इसलिए बॉडी एट रेस्ट है। अब इस F को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये बॉडी मूव करना शुरू करेगी। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू पर भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकता। और उस कंडीशन में जब ये थोड़ा सा फोर्स बढ़ाने पे मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तब ये जो फोर्स होगा एक्सटर्नल, ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर तो है, पर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की अब ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन और नहीं बढ़ सकता, तो इस वक्त कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg हो कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी। एंड इट इज़ फाउंड दैट दिस लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन is proportional to normal reaction, and the proportionality constant we write it as mu s, which is called coefficient of static friction. Mu s is called coefficient of static friction. Generally it is less than 1. Generally it is less than 1, but in some cases it may be more than 1 also. For example, nickel surface, this mu s, value of mu s is 1.1, and for copper surface value of mu s is 1.6. तो generally mu s is less than 1, but it may be greater than 1 also. ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी। अब इस पर एक बात और भी कही जाती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। वो क्या बात है? तो वो देखिए ऐसा है कि मान लीजिए आप एक ब्लॉक को ऐसा रखें जिसमें कि हाइट ज़्यादा है और बेस विड्थ कम है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो उतनी ही आनी है, mg जो भी इसका मास है मान लो m है। अब इस ब्लॉक को आपने ऐसे ना रखकर ऐसे रख दिया, एरिया बढ़ गया, तब भी ये फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही आनी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। एरिया पर ये डिपेंड नहीं करती फ्रिक्शन की वैल्यू। ऐसा इसलिए बताया कि भाई देखो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा खतरनाक तरीके से होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इसलिए। और यहाँ पर चूँकि प्रेशर कम है, एरिया बढ़ गया ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर कम है तो इंटरलॉकिंग भी उतनी खतरनाक, उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो एरिया है ज़्यादा लेकिन पर यूनिट एरिया इंटरलॉकिंग है कम स्ट्रांग, तो जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा इस केस में और इस केस में वो बराबर ही पाया जाता है। ऐसा प्रेशर से समझाना क्वेश्चन पूछें तो, ठीक है। अब मैं थोड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताता हूँ। काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी मैग्नीट्यूड काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन and the proportionality constant we write as mu k. Mu k is called coefficient of kinetic friction, and it is always less than coefficient of static friction. Means kinetic friction is always less than limiting static friction. static friction तो 0 से बढ़ते बढ़ते limiting static तक आया था, और लिमिटिंग स्टैटिक से थोड़ा कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस म्यू के एंड म्यू एस आर जनरली
लेस देन 1 बट मे बी ग्रेटर देन 1 आल्सो। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is opposite to direction of relative velocity of block with respect to other bodies in contact। मतलब ये कि अगर ये ब्लॉक इधर कुछ वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स ऐसा होगा, जो कि ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है आई कैप में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है माइनस आई कैप में। ऐसे ही मान लो मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ जिसमें ये 3 ब्लॉक बताए मैंने, 1 2 और ये 3। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 15 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ए, बी और सी पर लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ। तो ए पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन बी से लगेगा तो ए बी के रिलेटिव पीछे जा रहा है, बी आगे जा रहा है। बी आगे जा रहा है तो बी को ए क्या करेगा, बोलेगा भाई आगे मत जा, रिलेटिव मोशन मत कर, मेरे रिलेटिव आगे मत भाग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। और ए पर बी कह रहा है कि देखो ए मुझसे पीछे जा रहा है, मेरे रिलेटिव ए पीछे जा रहा है, एक्चुअली वो आगे जा रहा है, तो भाई वो पीछे ना जाए, इसलिए इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा लगेगा कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ए पीछे ना जाए। अरे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, सॉरी, ठीक है ना। ए और बी के बीच में समझ में आ गया। बी आगे भाग रहा था तो उस पर लगा पीछे, और ए पीछे रह जा रहा था तो उस पर लगा आगे। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ये मैंने आपको द फोर्सेस वाले चैप्टर में बताया था। चलो अब बी और सी के बीच की बात करो, तो सी कह रहा है कि बी मुझसे आगे जा रहा है, इसे आगे नहीं जाना चाहिए, इसे रोको। तो यहाँ पर फिर एक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, इसकी वैल्यू अलग होगी, वो इन दोनों के बीच में म्यू के काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये 2 फैक्टर हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए। और सी पर, सी को देख रहा है बी, क्या देख रहा है कि पीछे जा रहा है मेरे रिलेटिव, तो इसको आगे की तरफ ऐसा, उतना ही एक्शन रिएक्शन पेयर है। और ग्राउंड का रिलेटिव सी आगे जा रहा है, तो ग्राउंड से एक काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के डबल डैश इस तरह से लग जाएगा। तो हम इस तरह से डायरेक्शन ऑफ एक्सल फ्रिक्शन फोर्स डिटरमाइन करते हैं। मैग्नीट्यूड इसका होता है फिक्स, मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करेगा, पर डायरेक्शन तो वेरी कर सकती है, वो डिपेंड करती है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द बॉडीज़ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लीजिए ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ म्यू एस मान लीजिए 0.5 है और म्यू के मान लीजिए 0.4 है। अब मैंने इस पर एक फोर्स F लगाया और F की वैल्यू एक बार तो लिया मैंने 20 न्यूटन और दूसरी बार लिया मैंने फोर्स की वैल्यू मान लीजिए 60 न्यूटन। और इसमें इन अबाउट टू केसेस आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स जनरेटेड। सिंपल। तो देखिए इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, 10 G वेट के बराबर 100 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया आपने
तो पहला केस में ले रहा हूँ 20 न्यूटन। अच्छा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कैन बी जनरेटेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी जनरेटेड, ये कैलकुलेट करो जरा, ये कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 100, मतलब कितना, मतलब 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट हो जाएगा, 20 न्यूटन। सो दैट मोशन, रिलेटिव मोशन इज स्टॉप्ड। ज़्यादा जनरेट नहीं होता ये, बस खाली रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ये जनरेट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जान लो कि इट इज़ नॉट अपोजिट टू मोशन, it opposes relative motion. Friction does not oppose motion. Many times it is a cause of motion, but it always opposes relative motion. जैसे कि मान लो ट्रक पर या ट्रेन के बोगी के ऊपर आप बैठे हो, अब ट्रक आगे चल रहा है या ट्रेन आगे चल रही है, आप भी उसके साथ आगे चल रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि जो फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड सीलिंग ऑफ बोगी है वो फ्रिक्शन आपको आगे ले जा रहा है। फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ योर मोशन। अगर बोगी के टॉप सरफेस पर जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर बढ़िया तेल लगा दिया जाए, स्मूथ कर दिया जाए उसको, तो ट्रेन निकल जाएगी आगे, आप वहीं रह जाओगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कॉज ऑफ मोशन है। तो फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, इट मे बी कॉज ऑफ मोशन बट इट ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो उसको अपोज करने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, जिससे कि अभी रेस्ट में है, अभी ये मूव नहीं कर रहा, ज़मीन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में आ गया। और एक्सेलरेशन क्या है इसका? तो इसका एक्सेलरेशन, नेट फोर्स टेंजेंशियली 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। फिर मैंने लिया दूसरा केस। दूसरे केस में क्या स्थिति है? तो दूसरे केस में वेट तो उतना ही है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ उतनी ही है, 100 न्यूटन। फोर्स कितना लगा दिया? 60 न्यूटन। कितना है? 60 न्यूटन। अच्छा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी जनरेटेड, ये कितना है? 50 न्यूटन। मतलब स्टैटिक कंडीशन तो नहीं रहेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन इतना जनरेट नहीं हो सकता। कितना? 60 न्यूटन कि ये इसको स्टॉप कर ले, तो क्या होगा? मोशन होगा। मोशन होगा तो क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के इंटू एन, मीन्स 0.4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पर, ब्लॉक का एफबीडी बन रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन का आपने लगा दिया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन नेट फोर्स 60 आई कैप माइनस 40 आई कैप डिवाइडेड बाई इट्स मास, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा एक्सेलरेशन आएगा। और इसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 जाएगी। ठीक बात। तो ये सिचुएशन है स्टैटिक और काइनेटिक की। लिमिटिंग स्टैटिक वाली कंडीशन कब आएगी? जब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन पर ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग रहेगा, पर रहेगा स्टैटिक कंडीशन में, मोशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। एक ही सिचुएशन देखिए, वही 10 kg का ब्लॉक है, वही म्यू ए से 0.5 लिया था हमने और म्यू के हमने 0.4 लिया था, और यहाँ पर फोर्स ऐसा एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लगा दिया। इस ग्राउंड पर इस बॉक्स को स्लाइड करना है, तो आपसे पूछा फाइंड एफ टू स्टार्ट द मोशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ग्राउंड। तो क्या करेंगे? तो एफबीडी बनाएंगे इसका, किसका? बॉक्स का। वेट कितना है? 10 g। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? 100 न्यूटन। पक्का? कैसे पता? mg के बराबर हमेशा थोड़ी होती है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। पूरा एफबीडी तो बनाओ। तो ये फोर्स F
कि दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर F cos 37 मतलब 0.8 4/5 F, और एक इधर होगा F sin 37 मतलब 0.6 F, और ये फोर्स F अब नहीं लग रहा, इसको हटा दो, ऐसा S बना दो कि ये नहीं लग रहा, कंपोनेंट लग रहे हैं। अब इसका मोशन ऐसा टेंजेंशियली हो सकता है, ऊपर भी लिफ्ट हो सकता है। तो अभी जैसे जैसे F बढ़ेगा तो पहले तो टेंजेंशियल मोशन की हम बात सोचेंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ऐसी एक्स एक्सिस ऐसी वाई एक्सिस मानी मैंने कहा कि वर्टिकली ये लिफ्ट नहीं हो रहा, ऐसा अज्यूम किया। तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड 0.6 F अपवर्ड और डाउनवर्ड कितना 10G। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है 100 माइनस 0.6 F। तो अगर हमको मोशन स्टार्ट करना है तो ये जो 0.8 F है along x axis, it should be greater than equal to mu s into n, limiting static friction. Net external tangential force should be greater than equal to limiting static friction. तो limiting static friction की वैल्यू क्या आएगी 0.5 इंटू 100 माइनस 0.6 F, और ये क्या है 0.8 F। तो F निकाल लो, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0.3 F, ये कितना है 0.8 F, वो 0.3 इधर आएगा तो हो जाएगा 1.1 F। तो F कितना आएगा 50 अपॉन 1.1, इतने न्यूटन, मतलब 500 अपॉन 11 न्यूटन। तो 500 अपॉन 11 से जैसे ही ज़्यादा होगा F, वैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बात। अगली सिचुएशन देखो, इसमें म्यू एस और म्यू के अलग अलग ना देकर सिर्फ म्यू ऐसा लिख दिया इन्होंने कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन है वो कितना है म्यू। ब्लॉक का मास मान लो m। तो देखो क्या होता है कि म्यू एस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, और जब म्यू एस और म्यू के आपको सेपरेटली ना दिए हो, सिर्फ म्यू दिया हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये ना बताया हो स्टैटिक या काइनेटिक, तो इसी को आप स्टैटिक और इसी को आप काइनेटिक लेकर चलेंगे, ये मजबूरी है, क्योंकि म्यू एस और म्यू के नियरली सेम होते हैं, नियरली ऐसा मानकर। अब मान लो कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, अगली कंडीशन ये होगी कि इस ब्लॉक को अपन मानेंगे कि स्लाइडिंग कर रहा है, ब्लॉक एट रेस्ट बताया है। तो आपको फाइंड करना है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने इसका एफबीडी बनाया और mg जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट बनाए, एक अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg कॉस थीटा, और ये है नॉर्मल रिएक्शन, और इधर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? मैं दो ऑप्शन लिखता हूँ, एक तो मैंने लिखा mg साइन थीटा, एक लिखा मैंने म्यू इंटू mg कॉस थीटा। क्या सही है? किसे चुनेंगे आप? विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट? तो ये सही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन नेट टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स जो कि इसको स्लाइड करना चाहता है उसके बराबर होता है, इक्वल अपोजिट।
ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी जनरेटेड, लिमिटिंग स्टैटिक, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी जनरेटेड, स्टैटिक मैक्सिमम की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर आपको ये बोलते कि ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, मान लो इसका बी पार्ट बनाया और हमने ब्लॉक एट रेस्ट ना लिखकर क्या लिखा, ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग ऐसा है, तब आप कहते कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना ये लिमिटिंग स्टैटिक के बराबर ही है, और लिमिटिंग स्टैटिक म्यू एस इंटू एन होता है, और स्टैटिक किसी भी कंडीशन में एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होता है। तो एम जी साइन थीटा ही हमारा फ्रिक्शन है, क्योंकि यही स्टैटिक है, यही लिमिटिंग स्टैटिक है, और ये इस प्रकार से म्यू इंटू, क्योंकि म्यू एस तो अलग से दिया नहीं है तो म्यू ही ले लेंगे अपन, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा ऐसा कर लेंगे। तो तब यही स्टैटिक फ्रिक्शन है, यही लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये कंडीशन एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाली है, और इस कंडीशन में ये टेन थीटा जो है म्यू के बराबर है, कौन सा म्यू, म्यू एस, और इस थीटा को हम एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं। That angle made by inclined plane at which a block placed on it starts sliding। तो ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाली कंडीशन में जो ये इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा आएगा, कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ये आगे अपन और इसको डिस्कस करेंगे, पर अभी बात उठी गई है तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी मैंने ये जाना कि नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एम जी साइन थीटा के बराबर है कि नहीं। एक नई बात कर रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन तो कब का ख़त्म हो चुका कि स्टैटिक फ्रिक्शन है एम जी साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन है एम जी कॉस थीटा, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो सोचो, किसी ब्लॉक पर इस कांटेक्ट के कारण ही तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट फ्रिक्शन, एक नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट ये कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ये ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स है ड्यू टू कांटेक्ट विथ इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द नॉर्मल एक फोर्स लगा रहा है इंक्लाइन प्लेन, और अलोंग द टेंजेंट भी एक फोर्स लगा रहा है इंक्लाइन प्लेन। तो ये कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो ये एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा, तो ये एंगल थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा का रिजल्टेंट एम जी आएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, मतलब ये इस एम जी के इक्वल अपोजिट है कांटेक्ट फोर्स। ये पॉइंट आप समझना, क्योंकि मैं ऐसी सहज भाव में एक बात कह दूं कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन थीटा है, और उस पर एक ब्लॉक रेस्ट में है, उस पर एक ब्लॉक रेस्ट में है। तो देखो इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है जो अर्थ लगा रही है वो है एम जी वेट, और एक ही इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है, थोड़ा टेंजेंट के अलोंग लगा रहा है, थोड़ा टेंजेंट के अलोंग लगा रहा है फ्रिक्शन, थोड़ा नॉर्मल के अलोंग लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। कुल मिला के ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट के कारण दूसरा फोर्स लग रहा है, और ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब कि कांटेक्ट फोर्स शुड बी इक्वल अपोजिट
to weight and therefore net force on it 0, therefore it is in equilibrium at rest। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमेशा जब भी ब्लॉक रेस्ट में बताया जाए, इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, तो कांटेक्ट फोर्स वेट के इक्वल अपोजिट होगा। बहुत मज़ेदार बात है ये, ठीक है। अगली सिचुएशन देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल थीटा है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ब्लॉक रखा है इस पर m मास का। अब आपको निकालना है इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ब्लॉक इज स्लाइडिंग, ऐसा बताया है, ब्लॉक इज स्लाइडिंग, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो मैंने इसका FBD बनाया। एक तो mg फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा, फिर इस mg को भूल जाओ, और इधर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना, म्यू इंटू एन। तो अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स कितना है, अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन mg कॉस थीटा के बराबर है, डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन कितना आया, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये याद रखना भाई कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स विल डिपेंड ऑन मास। फ्रिक्शन फोर्स में तो m आएगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ब्लॉक, इट इज़ g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। म्यू जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता जाएगा। म्यू किस पे डिपेंड करता है, मास पे? नो, म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर भी डिपेंड करता है और नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से कोई घुमा फिरा की बात पूछी जाए तो आप समझ लो कि रफनेस ज़्यादा है तो म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन मास पे डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास, म्यू पर तो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रफ होगा उतना स्लोली नीचे उतरेगा ये, और स्मूथ इंक्लाइन होगा तो फटाफट नीचे उतरेगा। मान लो म्यू बिल्कुल जीरो है, स्मूथ इंक्लाइन अपन ने इमेजिन करा, कोई भी सरफेस में म्यू जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हमने इमेजिन करा कि म्यू इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ इंक्लाइन सरफेस, जो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन किया करते थे मानकर। तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी साइन थीटा। फ्रिक्शन एब्सेंट है तो एम जी साइन थीटा इज द ओनली फोर्स क्रिएटिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, अदरवाइज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन होगा। तो उसी पर एक न्यूमेरिकल बना दिया मैंने कि ये थीटा जो है ना, ये है 53 डिग्री, म्यू की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर ब्लॉक है और इनिशियली एट रेस्ट है। अब बताओ कि ये नीचे आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो ये डिस्टेंस है मान लीजिए 12 मीटर। यहाँ टाइम t = 0 से इसको अपन ने रिलीज़ किया तो ये टाइम t = कैपिटल T पर यहाँ पहुँचा नीचे। तो आपको टाइम निकालना है, तो क्या करोगे, तो आप कहोगे कि इस पे लगने वाला
नॉर्मल रिएक्शन निकालें पहले तो, फिर उससे अपन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन निकालें, फिर देखें कि ये mg sin 53 इसको नीचे स्लाइड कर पाएगा या नहीं। तो mg cos 53 ये हो गया 0.8 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 8m, ये हो जाएगा 6m, तो नॉर्मल रिएक्शन 6m। तो जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन वो हो जाएगा 3m। तो यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन लग रहा है ये कितना लगेगा, तो भाई साहब इसको जो स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है एक्सटर्नल फोर्स वो है 8m, तो स्लाइड करा देगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइड करा देगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी यहाँ म्यू एन लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा 3m। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। नेट फोर्स कितना है 8m माइनस 3m डिवाइडेड बाई मास, तो एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मैं एक्सेलरेशन वो पुराने वाले फार्मूले से देखूँ, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, मैंने याद कर लिया था वो फार्मूला, तो ये हो जाएगा 8 माइनस हाफ इंटू 6, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा इसको 12 मीटर चलने में, तो 12 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 24/5 ऐसा रूट ओवर इतने सेकंड लगेंगे। थोड़ा बहुत इसमें से कुछ कॉमन निकाल के बाहर भी कर सकते हो, पर उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। कुल मिला के आंसर ये नियरली √5 सेकंड ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्वेश्चंस और काइनेटिक फ्रिक्शन पर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जारी रखेंगे। इस लेक्चर को अपन यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।